हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप डेली इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट इज डैश इन नेचर, यानी कि जो अकाउंटेंट की जो जॉब होती है वो किस तरह की नेचर की होती है। एनालिटिकल, क्लरिकल, रूटीन या फिर नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर। देखिए, अगर हम बात करें एक अकाउंटेंट की, तो आपको पता है अकाउंटेंट का काम होता है जो भी अकाउंट के हमने रिकॉर्ड करके रखे हैं उनको देखना कि वो सही है या नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग सही से हुई है नहीं। तो एक तरह से एनालिटिकल काम हो गया। तो इनका जो जॉब होता है वो एनालिटिकल नेचर का होता है। ठीक है, पूरा एनालिसिस किया जाता है कि सही तरह से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं नहीं, उनको जो भी रूल्स हैं हमारे अकाउंट्स के रिलेटेड, जो कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा, वो उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, एनालिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज ट्रीटेड एज टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आइटम है जो कि हम टेंजिबल फिक्स्ड असेट की तरह ट्रीट करते हैं। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। सिंपल है, जल्दी से आंसर करिए। क्या हो जाएगा। टेंजिबल फिक्स्ड असेट की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टेंजिबल फिक्स्ड असेट में क्या आ जाएगा हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट है और ये टेंजिबल भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब क्या है, इंटेंजिबल है, इनको हम टच नहीं कर सकते, जबकि हम लैंड एंड बिल्डिंग को टच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The information involved in the annual financial statement of an enterprise pertains to, यानी कि आपको इसमें बताना है ऐसी कौन सी एक, अगर हम बात करें एंटरप्राइज के लिए, तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। इंडिविजुअल, बिजनेस, एंटरप्राइज, द इकोनॉमी एज अ होल, बिजनेस इंडस्ट्री या फिर नन ऑफ द अबव। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बात की जा रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी इन्वॉल्व है वो है हमारी इंडिविजुअल, बिजनेस, एंटरप्राइज से रिलेटेड। यानी कि एक इंडिविजुअल बिजनेस किस तरह से रन कर रहा है, कैसा उसका काम है, कौन कौन से मेथड फॉलो किए जा रहे हैं, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो कि अकाउंटिंग है वो हमारा सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करता है केवल। सेकंड ऑप्शन हमारा बता रहा है कि अमाउंट ओन टू आउटसाइडर्स अदर देन प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल, यानी कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि आउटसाइड से लिया गया है प्रोप्राइटर को छोड़कर, तो वो हमारा कैपिटल है। थर्ड ऑप्शन हमारा बोल रहा है डेबिट मीन्स डिक्रीज इन असेट्स, यानी कि डेबिट का मतलब होता है असेट्स में डिक्रीज आ जाना, यानी कमी आ जाना। या फिर डी ऑप्शन है हमारा अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है।
देखिए एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बोला है अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ये सारी चीजें आती हैं। सिर्फ रिकॉर्ड करना हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए ये कट गया। सेकेंड है अमाउंट, कैपिटल की बात करें, और आपको पता है कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि एक ओनर या फिर एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस में लगाता है, वो उसके लिए कैपिटल है, तो ये भी कट गया। फिर है डेबिट मीन डिक्रीज इन असेट्स। डेबिट मीन डिक्रीज इन असेट्स ये नहीं होता। डेबिट का मतलब होता है हमारे एक्सपेंसेस, डेबिट का मतलब होता है हमारा लॉस। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग हमारी बिजनेस की लैंग्वेज को बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी अजम्पशन। अब यहाँ पर आपको बताना है अकाउंटिंग किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम पीरियोडिसिटी अजम्पशन को लेते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, या फिर अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, बताइए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है ना? अगर नहीं पता है तो प्लीज बता दीजिए, हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी अजम्पशन की, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो हमारा अकाउंटिंग होती है वो हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर होती है। यानी कि आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड हमारा कितना होता है, 12 मंथ का होता है। अब ये 12 मंथ कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है बिजनेस पर। वो या तो जनवरी टू दिसंबर अपना टाइम पीरियड लेके चल सकते हैं, या फिर मार्च से अप्रैल, या फिर अप्रैल से मार्च। और कुछ बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग जो उनका पीरियड होता है उसको वो दिवाली से दिवाली मानते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा पीरियड ले रहे हैं, लेकिन सबका पीरियड 12 मंथ तक होता है। ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो ये सोचकर चल रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा। ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में होता है कि उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जिनको हम मनी में मेजर कर पाए, यानी कि वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में होने चाहिए। अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब ये होता है एक बिजनेस की अपनी खुद की एंटिटी है, उसका ओनर और उस बिजनेस की एंटिटी दोनों सेपरेट है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड हेयर इन। बताइए। जो रेवेन्यू है वो हमारा जनरली सेल के समय रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये प्रिंसिपल हमारा क्या बताता है, किसके अंदर है? कंसिस्टेंसी, मैचिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या फिर कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर ये हमारा बात कही गई है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है जहाँ पर हम ये रेवेन्यू को देख पाएँ कि हमारी सेल हुई है, यानी कि हमें कुछ रिसीव हुआ है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ सेल किया है। अब वो चाहे कुछ सेल किया हो, चाहे हमने अपनी सर्विस सेल की हो। ठीक है। मैचिंग का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट मैच होने हैं, यानी कि दोनों साइड मैच होनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने एक साल कोई और मेथड अडॉप्ट किया, दूसरे साल कोई और मेथड अडॉप्ट किया, तो इससे क्या होगा, हम कभी भी अपने फर्म की बैलेंस शीट को अपने फर्दर फ्यूचर के लिए हेल्प में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने पहले कोई और मेथड अडॉप्ट किया था, तो हमारा जो अमाउंट था या हमारी कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो कुछ और थे। अब हमने कोई और मेथड अडॉप्ट कर लिया, तो हम उससे क्या होगा, उससे हेल्प नहीं ले सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कॉस्ट प्रिंसिपल में हम अपने जो भी कंपनी के अंदर गुड्स या सर्विस की बात करते हैं तो वो कॉस्ट के बेसिस पे की जाएगी, उनका कैलकुलेशन होगा कि कितनी कॉस्ट पर्टिकुलर 1 यूनिट पर आ रही है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आइए। द assumption that a business enterprise will not be sold or liquidated in
द नियर फ्यूचर इज ऑल्सो इज नोन हैज, यानी कि एक ऐसी एजम्पशन जिसमें हमारा बिजनेस एंड एंटरप्राइज सोल्ड नहीं होगा और ना ही लिक्विडेट होगा नियर फ्यूचर में, वो हम क्या कहेंगे? अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप इजीली बता सकते हैं। ऑप्शंस हैं मॉनेटरी यूनिट, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म या फिर पीरियोडिसिटी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोइंग कंसर्न। क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि गोइंग कंसर्न में हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, हम इसको ना ही सोल्ड करेंगे और ना ही हम इसको शट डाउन करेंगे, ना ही लिक्विडेट करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक हम इसको चलाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा गोइंग कंसर्न राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है companies must prepare financial statement at least yearly due to the assumptions of, यानी कि कंपनी जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी ईयरली बेसिस पर, अब वो कोई भी टाइम पीरियड हो। तो ये एजम्पशंस हमारी किसके कारण होती है? पीरियोडिसिटी, कॉस्ट बेनिफिट, कंजर्वेटिज्म या फिर मैचिंग। अब ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पर हम ये ईयरली का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पीरियोडिसिटी, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड हम मानेंगे जिसके बेसिस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फॉलोइंग द WDV written down value method of depreciating a particular asset year after year, state the name of the relevant accounting principle applied herein। यानी कि जब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो हमारा डेप्रिशिएशन का है उसको हम ईयर आफ्टर ईयर जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है, तो वो हमारे किस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से रिलेटेड है या फिर रेलेवेंट है? बताइए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बात करती है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या फिर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि अगर हम किसी भी असेट पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें हर साल वही करना है। अगर हम अपना चेंज कर देंगे तो हमारी जो असेट की जो रियल वैल्यू है वो निकल कर नहीं आएगी। इसलिए हम अगर एक साल हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया है तो नेक्स्ट ईयर भी हमें वही करना है, तो कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी क्वालिटीज डेट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग्स आर, यानी कि अब आपको यहाँ पर बतानी है प्राइमरी क्वालिटीज जो कि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उस वो हेल्प करेंगे हमारे डिसीजन लेने में। कौन कौन से हैं? कंपैरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड टाइमलीनेस, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। बताइए। प्राइमरी क्वालिटी बतानी है आपको। वैसे तो ये सारी ही क्वालिटीज हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। मटेरियलिटी एंड टाइमलीनेस भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है रेलिवेंट है और रिलायबल है। यानी कि अब जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, वो आपके रिलायबल भी है, यानी कि वो आगे चेंज नहीं होगी, रेलेवेंट भी है। तो इससे क्या होगा, ये बाकी की जो रिमेनिंग है वो अपने आप वर्क करेंगी। रिलायबल होगी तो कंपैरिजन में हेल्प होगी, ठीक है। और रिलेवेंट होगी तब भी कंपैरिजन में हेल्प होगी, टाइमलीनेस भी होगा उसके अंदर। इसलिए यहाँ पे रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी हमारा प्राइमरी क्वालिटी है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यहाँ पर सारी चीजें अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हैं।
फिर भी कोई भी पॉइंट या कोई भी वर्ड में आपको दिक्कत है तो आप प्लीज बता दीजिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अभी काफी टाइम है एग्जाम के लिए, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, बी है हमारा असेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, सी है असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड डी है हमारा असेट्स इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटीज। बताइए कौन सी इक्वेशन आपको करेक्ट लग रही है। देखिए इस तरह की चीज करने से पहले आप खुद ही अपने आप एक चार्ट बना लीजिए। आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो किस तरह का फॉर्मेट होता है उसका। देखिए यहाँ पर होती है हमारी असेट, ये होती है हमारी कैपिटल, एंड ये होती है हमारी लाइबिलिटीज। यानी कि कैपिटल और लाइबिलिटीज प्लस होंगी और वो हमारी इक्वल होंगी एसेट के। अब ये देख लीजिए आपको कहाँ पे मैच कर रहा है। असेट्स लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल कट गया, असेट्स कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज ये भी कट गया, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिंपल है, इजिली आपने ये निकाल लिया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। The liabilities of a firm are rupees 6,000 and the capital of the proprietor is rupees 4,000. The total assets are, बहुत ही सिंपल है। अभी जो मैंने आपको चार्ट बताया था उसके बेसिस पे आप इसका आंसर निकाल लीजिए। 6,000 होगा असेट्स की वैल्यू, 2,000, 10,000 या फिर 5,000। बताइए क्या होगा आंसर। सिंपल है, इस तरफ हमारे आती है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, कितना हो गया 10,000, और जी इस तरह तरफ जो हमारी लाइबिलिटीज का पोर्शन असेट्स के बराबर होना चाहिए, तो यानी कि असेट्स हमारी कितनी है, ये भी हमारी 10,000 है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ फर्म बोरोज एज सम ऑफ मनी देन देयर विल बी, यानी कि अगर कोई जो फर्म है वो बोरो करती है अमाउंट को, तो वो हमारे लिए क्या है। कैपिटल में इंक्रीमेंट है, कैपिटल में डिक्रीमेंट है, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपने कोई भी अमाउंट बोरो किया है कहीं से भी, ठीक है, और उसको फर्म में लगाया है, तो आपकी कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ असेट साइड जो आप शो करते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, करंट असेट्स में क्रेडिटर्स वो भी आपके बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ भी बढ़े और वहां भी बढ़ गया, दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटीज आपकी बढ़ गई 5,000 50,000 से, और वहां पे करंट असेट्स की बात करें तो करंट असेट्स में हम शो करेंगे क्रेडिटर्स, वो भी बढ़ गए आपके 50,000 से, तो क्या हो गया, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो नो इफेक्ट इन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारा किस तरह का अकाउंट है। मैंने ये सारे अकाउंट्स आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए पर्सनल में क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है। और अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता, तो प्लीज बता दीजिएगा, एक बार और अच्छे से मैं डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर इज, यानी कि कोई भी प्रोप्राइटर का जो ड्राइंग अकाउंट है वो क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। ये सारे अकाउंट आपको नहीं पता है तो बता दीजिएगा, हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं आपके एग्जाम में। बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर नॉमिनल अकाउंट।
क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर पर्सनल अकाउंट। क्या हो जाएगा आंसर? परचेज हमारा कैसा है? रियल अकाउंट है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुडविल अकाउंट इज। अब गुडविल हमारा किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। गुडविल कौन सा हो जाएगा? गुडविल हमारा है रियल और कौन सा? इंटेंजिबल, क्योंकि टच नहीं कर सकते इसलिए रियल इंटेंजिबल अकाउंट्स है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज। अब बैड डेट हमारे रिकवर हो रहे हैं तो ये हमारे किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है या फिर नन ऑफ दीज। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल और रियल इन सब के बारे में पता होगा, ठीक है। तो पहले उसको पढ़िए, जाके देखिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। 2 से 3 वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे बना रखी हैं, और फिर भी उससे समझ ना आए तो आप बताइएगा, हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारा क्या है? बेड डेट हमारा किस तरह का अकाउंट है? लॉस में आता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट इज। अब कोई भी इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट है वो हमारा किस में कंसिडर करते हैं? पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगता है। मिससेलेनियस ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, एक्सपेंस है, या जबकि हमारा मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस जो होते हैं ऑपरेटिंग के अंदर कंसिडर होते हैं, और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो वही हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को इंक्लूड किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आपको यहाँ पर बताना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया था, अब आपको यहाँ पे इनकम बताना है। देखिए हमारा जो भी हम प्लांट यूज कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, उसके सेल से हमें कोई प्रॉफिट हुआ है ये है, या फिर कोई रेवेन्यू हमारा सेल से जनरेट हुआ है, ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड है, या फिर कोई डिविडेंड हमने रिसीव्ड किया है बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, या फिर प्रीमियम रिसीव्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। बताइए इनमें से कौन सा हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है या आइटम है। जल्दी करिए आंसर। कौन सा लगता है आपको इसका आंसर?
देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो भी प्लांट यूज हो रहा है उसके सेल से जो भी प्रॉफिट हुआ है ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया उसको दोबारा से देखिएगा, खुद से समझने की कोशिश किया करिए, नहीं तो मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ करंट असेट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आइटम करंट असेट का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन फॉर 3 years, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स। आप सबको पता होगा करंट असेट्स और फिक्स असेट्स क्या क्या होती हैं। देखिए करंट असेट्स वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड लेस देन 1 year है, और फिक्स असेट वो होती हैं जो मोर देन 1 year होती हैं। ठीक है, क्या होगा आंसर। अभी देखिए मैंने लेस देन 1 year कहा तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन बी कट गया, और लॉन्ग टर्म है तो यानी 1 year से ज्यादा का है, ये भी कट गया। सिंकिंग डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अगेन यहाँ पे सिंकिंग फंड की बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म का है तो ये भी कट गया। राइट आंसर हो जाएगा डी, अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स जो होते हैं 1 साल से कम का इनका टाइम पीरियड होता है, इसलिए ये हमारे करंट असेट में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। अब जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम फिक्स असेट्स में माइनस करेंगे करंट असेट्स तो ये है क्या नेट वर्किंग कैपिटल। सेकंड ऑप्शन है फिक्स असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सी ऑप्शन है हमारा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। डी ऑप्शन है नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। बताइए इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है जिसके थ्रू हम अपना नेट वर्किंग कैपिटल को निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो हमें करंट असेट्स चाहिए। करंट असेट्स में से जब भी हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारा फिक नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अ रिजर्व इज अ चार्ज अगेंस्ट। अब एक रिजर्व किसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। एक रिजर्व जो होता है वो कहाँ दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर अप्रोप्रिएशन नहीं होता तो हम बोल सकते हैं कि रिजर्व जो है वो हम बैलेंस शीट में डालेंगे, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएशन दे रखा है, इसलिए आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड। अब स्टॉक इन ट्रेड जो है उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया नहीं जाता है। गुड्स इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल्स, इनकम आइटम्स हेल्ड एज फिक्स एसेट्स या फिर फिनिश्ड गुड। बताइए, स्टॉक इन ट्रेड की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए स्टॉक क्या है। स्टॉक वो चीज है जो कि आपने या तो परचेज करी है, वो आपका कच्चा माल भी हो सकता है, बना हुआ माल भी हो सकता है, या फिर अनफिनिश्ड माल भी हो सकता है जो कि आपके फॉर्म में रखा हुआ है, अभी वो सोल्ड आउट नहीं हुआ है, और आपका जो साल है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अपने गोडाउन में जाकर देखा, वहाँ पे जो भी माल रखा हुआ है, फिर चाहे वो रॉ मटेरियल हो, अनफिनिश्ड हो या फिनिश्ड हो, वो सब आपके लिए स्टॉक हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए गुड हमारा प्रोसेसिंग में है तो ये भी हमारा स्टॉक में है, स्टॉक के अंदर इंक्लूड है, रॉ मटेरियल भी स्टॉक कहलाएगा और हमारा फिनिश गुड भी स्टॉक कहलाएगा। लेकिन हमारा ऐसे कोई भी आइटम जो फिक्स्ड असेट है वो स्टॉक नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिक्स्ड असेट कभी भी स्टॉक के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए।
द कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट विद द सेल ऑफ द सेम ईयर इज, अब हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है सेल के साथ सेम ईयर, तो वो क्या कहलाएगा? वर्टिकल कंपैरिजन, थ्री डायमेंशन कंपैरिजन, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। देखिए यहाँ पर एक टर्म याद रखिए, यहाँ पर बात की जा रही है सेम ईयर, और आपको पता है वर्टिकल क्या होता है, इस सीरीज में चलता है, यानी कि आपको एक ही पैरेलल लाइन पे चलना है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, 1 ईयर एंड उससे प्रीवियस वाला ईयर। तो अगर यहाँ पर ये होता कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक साल के सेल का उससे पहले वाली साल से, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल होता, लेकिन यहाँ पे उसी साल किया जा रहा है सेम ईयर में, ठीक है। तो जब हम किसी भी सेम टाइम पीरियड की बात करते हैं, सेम लेवल की बात करते हैं, सेम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यानी कि वहां पर जो हम कंपैरिजन किया जा रहा है एक सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हमेशा वर्टिकल कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए वर्टिकल कंपैरिजन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग, अब यहाँ पे हमें बताना है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक व्यवसाय किस तरह से देखा जाता है। लिमिटेड लाइफ होती है उसकी, इंडेफिनिट लाइफ, वेरी लॉन्ग लाइफ या फिर नन ऑफ दीज। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो अच्छे से आंसर करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एन इंडेफिनिट लाइफ, यानी कि अगोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। हम ये नहीं सोचते कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत जल्दी बाइंड अप हो जाएगा या फिर हम उसको बंद कर देंगे, ठीक है। हम उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए या बहुत लंबे समय तक के लिए उसको ओपन करते हैं और उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो उसकी लाइफ कैसे एज्यूम की जाती है? इंडेफिनिट पीरियड के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेबिट मीन्स, डेबिट का मतलब क्या होता है? कोई भी एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, असेट्स जो हैं उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी इंक्रीमेंट जो कि प्रोप्राइटर्स इक्विटी में? बताइए। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए यहाँ पे डेबिट मीन्स का मतलब बताया गया है, तो डेबिट का मतलब होता है हमारे कोई भी असेट्स है वो बढ़ रही हैं तो वो डेबिट होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्रेडिट मीन्स, अब क्रेडिट का मतलब आपको बताना है क्या होता है। कोई भी असेट में बढ़ रही है, लाइबिलिटीज हमारी बढ़ रही हैं, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, या फिर जो प्रोप्राइटर्स इक्विटी है वो कम हो रही है? बताइए। आप इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, अभी हमने डेबिट डिस्कस किया, डेबिट में क्या होता है हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट ही होते हैं। अब वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी वो है, यानी कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ी हुई है, ठीक है। जब हम उनको पे करेंगे तभी तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन्स इन दी जर्नल इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड हो रहे हैं वो क्या कहलाएगी? जर्नलाइजिंग, कॉस्टिंग, पोस्टिंग, टेलिंग? बहुत ही सिंपल है। आप सबको पता है जब हम जर्नल में पोस्ट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारी जर्नलाइजिंग कहलाती है। और जब हम जर्नल से लेजर में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं वो हमारी पोस्टिंग कहलाती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आइए, नॉर्मली डैश आर बैलेंस्ड। अब नॉर्मली क्या चीज बैलेंस्ड होते हैं क्या? पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल और रियल अकाउंट्स, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। बहुत एक तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है इस क्वेश्चन में। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड की बात की जा रही है, तो हम बैलेंस कहाँ पे बना के रखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बनाते, ठीक है। वहां पर जो आ रहा है वो हम निकाल लेते हैं, फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। सेम ऐसे ही P&L में प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस तो नेट लॉस। हम वहां पे बैलेंस नहीं निकालते। बैलेंस हम कहाँ बनाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर, कि हमारी जो लाइबिलिटी साइड है और असेट साइड है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। कोई भी बड़ी बड़ी या कमी नहीं होनी चाहिए किसी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस की बात की जा रही है, तो नॉर्म आपको सबको पता है बैलेंस्ड हम बैलेंस शीट में निकालते हैं, दोनों का बैलेंस सही होना चाहिए। तो आपको ये भी पता होगा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। वहां पर हम बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स शो करते हैं वो होते हैं हमारे या तो पर्सनल अकाउंट या फिर रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वहां नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉमिनल अकाउंट क्या है, लॉस और एक्सपेंस। और ये सारी चीज हम ऑलरेडी P&L में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनल एंड रियल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परचेज ऑफ एन असेट। अब कोई भी असेट हमने परचेज की है तो ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, लॉस है, नन ऑफ दीज, बताइए। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, दो वर्ड दिए हैं, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है छोटे मोटे खर्चों के लिए, और एक्सपेंडिचर हुआ है लार्ज अमाउंट के लिए, जहाँ पे हमने लार्ज अमाउंट पे किया है। तो इस हिसाब से आप फिर आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी बी, एन एक्सपेंडिचर। परचेज हमारा जो भी हमने असेट परचेज किया वो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक बहुत बड़ा खर्चा है, और ये हम लॉन्ग टाइम तक इसका बेनिफिट लेंगे। जबकि अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो वो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि टेलीफोन पेमेंट, टेलीफोन बिल पे किया आपने, या फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इस तरह के खर्चे वो आपके एक्सपेंस हैं। और ये लार्ज अमाउंट का है, ये एक्सपेंडिचर के अंदर कंसीडर यहाँ पर किया गया है। वैसे एक तरह से क्वेश्चन इस तरह से नहीं देना चाहिए था, थोड़ा कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट को, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पेटेंट राइट्स इज अ, पेटेंट किस तरह का राइट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या फिर एक्सपेंस अकाउंट, बताइए। अगेन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल में अंतर पता होगा। देखिए यहाँ पे पेटेंट राइट्स की बात करें तो पेटेंट आपको पता है क्या है, ये हमारे लिए असेट है, और किस तरह की असेट है, ये हमारी इंटेंजिबल असेट है। और आपको पता है रियल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो ये हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट है, ठीक है। तो ये हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट एज अ क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रखता है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, बताइए।
देखिए बहुत सिंपल है, क्रेडिट बैलेंस की बात की गई है। कैरेज इनवर्ड क्या है, आपने कोई पेमेंट किया जब आप माल लेकर आए। कैरेज आउटवर्ड होता है, आपने पेमेंट किया जब आप माल बेचने गए। ठीक है। फिर आता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड ये है, आपने जो भी अमाउंट था या जो भी आपके पास माल था वो आपने वापस कर दिया, तो यानी कि अब आपको अमाउंट मिलेगा, तो ये तो आपका डेबिट बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है रिटर्न आउटवर्ड की, यानी कि बाहर से आपका माल वापस आ गया, तो ये क्या है, अब वो आपसे पैसे लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिटर्स, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। अब कैश बुक क्या चीज रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है, सारे रिसिप्ट्स को, सारे पेमेंट्स को, ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स, या फिर ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, बताइए। सिंपल है ये भी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, यानी कि कैश के जो भी हमारे हमें कैश या तो आया है या हमारी तरफ से गया है, यानी कि पेमेंट हुआ है, कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब अब तक सारे इजी क्वेश्चन थे, तो ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इससे टफ आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आपको इजी और टफ दोनों की तैयारी करनी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप थ्योरीज अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको थ्योरीज क्लियर नहीं होंगी तब तक आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करिए। थ्योरी हमने डिस्कस करी हुई है, हम फिर से एक बार और डिस्कस करेंगे। जो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। ठीक है। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। अब परचेज बुक क्या चीज रिकॉर्ड करती है, सारे गुड्स की परचेस को, क्रेडिट परचेस को, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, या फिर ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स अदर देन गुड्स, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज है वो हमारे यहाँ पे परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि अगर कैश परचेज होगी तो वो तो कैश बुक में जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सेल्स बुक हमारी क्या चीज रिकॉर्ड करती है। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिए, मैं ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ आपको। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जितनी भी क्रेडिट सेल्स है वो यहाँ पे सेल्स बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बताइए। लेजर ये ओरिजिनल नहीं होती, क्योंकि ये जर्नल से प्रिपेयर की गई है, ओरिजिनल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेजर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। इम्प्रेस सिस्टम कहाँ फॉलो किया जाता है, आप सबको पता है। इम्प्रेस सिस्टम हम पेटी कैश बुक में को फॉलो करते हैं, और पेटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें हम अपने डेली के बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं, और एक बड़े अमाउंट में सब सम अप करके हम उसको कैश बुक में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने स्टेशनरी परचेस की, अब हमने पहले पेन खरीदा, उसके बाद हमने शार्पनर खरीदा, उसके बाद हमने कोई डायरी खरीदी, उसके बाद हमने प्लेन पेपर परचेस किए, उसके बाद हमने ऐसे इस तरह से हमने क्या करा, अलग अलग सामान खरीदा। तो पिटी कैश बुक में तो ये एक एक करके नोट कर लिया जाएगा कि पेन खरीदा हमने, रूलर खरीदा, इस तरह की चीजें। लेकिन ये सब हम डायरेक्ट कैश बुक में लिखेंगे तो कैश बुक हमारी बहुत जल्दी भर जाएगी और इतना टाइम भी नहीं होता। तो पिटी कैश बुक में क्या होता है, ये सारी जितने भी हमने सामान खरीदे हैं स्टेशनरी से, इसको सबको सम अप करके एक अमाउंट में हम ऐसा स्टेशनरी कैश बुक के अंदर डाल देते हैं सारा अमाउंट। ठीक है, तो पिटी कैश बुक यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसमें हम इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि आपको ये बताना है कि जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शंस हैं टू प्रिपेयर अ समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस, सेकंड ऑप्शन है टू कंपेयर द डेबिट बैलेंस विद क्रेडिट बैलेंस, थर्ड है ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स को लोकेट करना है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखना, जो भी हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे ट्रांजेक्शन्स उसकी लेजर अर्थमेटिक एक्यूरेसी यहाँ पे चेक करनी है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए ये स्टार्टिंग की यूनिट है तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की बात की जा रही है और आपको पता है ट्रायल बैलेंस के अंदर हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं, इसके अलावा किसी भी और तरह की एरर होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट्स, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या अफेक्ट करता है। एटलीस्ट वन अकाउंट, एटलीस्ट टू अकाउंट, मैक्सिमम ऑफ टू अकाउंट, या फिर मैक्सिमम ऑफ थ्री अकाउंट। बताइए एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा। दो अकाउंट को अफेक्ट करता है, वो कौन कौन से हैं, एक होता है हमारा डेबिट, एक होता है हमारा क्रेडिट। सिंपल है, ज़्यादा डिस्कस करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। Discount allowed for a prompt payment received by a concern. Name the book of original entry. Would the stated transactions be entered? यानी कि आपको बताना है जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए यानी कि जल्दी के पेमेंट के लिए एक डिस्काउंट जो है वो अलाउ करते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल एंट्री है उसको ट्रांजेक्शन हम कहाँ करेंगे, जर्नल प्रॉपर में, कैश बुक में, परचेस बुक में, या फिर सेल्स बुक में। बताइए। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो वो क्या होता है, कैश से हमें जल्दी पेमेंट मिल जाए तो हम कैश डिस्काउंट देते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि कैश डिस्काउंट की बात है और कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश बुक में यहाँ पर इसका रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज। अब इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट एंट्री के द्वारा इंक्रीज होगा, मशीनरी अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट रिटर्न, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए। डेबिट एंट्री से इंक्रीज होगा कौन सा अकाउंट है वो। राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर परचेस रिटर्न, डिस्काउंट अर्न, ये सब हमारे क्रेडिट साइड के हैं। ये यहाँ पर बात की जा रही है डेबिट एंट्री की, तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Goods, the payment of which is due after 2 months, were sold to Mrs. Bell and Company for rupees 1000. Name the book of original entry. Would the stated transactions be entered? बताइए कहाँ कौन सी बुक में इसको इस ट्रांजेक्शन को एंटर किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 महीने बाद उसका पेमेंट होना है, यानी कि क्या है, क्रेडिट पे सेल किया गया है। अगर कैश पे सेल किया होता तो 2 महीने बाद उसका पेमेंट क्यों होता, उसका पेमेंट तभी होता तो हम उसको कैश बुक में डालते हैं। यहाँ पे 2 महीने बाद उसका पेमेंट हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पर क्रेडिट में उसको सेल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सेल बुक में इसकी एंट्री होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। The opening capital of the company is rupees 10,000. If P earns a profit of rupees 2,000 in the first year, then its closing capital will be। बताइए, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करके बताइए।
देखिए बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे हम यहाँ पर आते हैं। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10,000। 2,000 का प्रॉफिट हुआ और आप सबको पता है प्रॉफिट जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दिया तो आपके पास कितना आ गया, 12,000। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, सिंपल है। नेक्स्ट है ये, एक्स lends मनी टू वाई, इन दिस केस वाई बिकम्स एक्स। बताइए, एक्स ने वाई को उधार दिया, अब इस केस में वाई एक्स का क्या बन जाएगा। सिंपल है, डेटर बन जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये क्वेश्चंस क्योंकि ये बहुत सिंपल हैं। नेक्स्ट आइए, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज। अब अकाउंटिंग की ब्रांच कौन कौन सी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब इसकी ही ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि आपको अकाउंटिंग की वो ब्रांच बतानी है जिसमें हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। आई होप ये सब आपने पढ़ा होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबको पता है ये। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट से कंसर्न होते हैं, यानी कि इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी हम जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट के बेसिस पे बात की जाती है, यानी कि कितनी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट पे, कितना उसको हमें कम करना है, ऑप्टिमम हमें उसका यूटिलाइजेशन करना है। फाइनेंशियल में हम फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं और ये जितनी भी बात की जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट की, ये सब हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग एम्स टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड टू हेल्प द मैनेजमेंट इन द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। बताइए, वो कौन अकाउंटिंग है जिसका एम होता है कॉस्ट को असरटेन करना किसी भी प्रोडक्ट की और हेल्प करना मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट को कि वो कॉस्ट को कंट्रोल करके रखे। किसका होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर ऑल ऑफ दी अब। अभी मैंने आपको बताया है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए सी आंसर हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है, पहले तो वो किसी जो भी प्रोडक्ट उसके यहाँ बन रहा है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करती है, उसके बाद वो मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट देती है कि हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतनी कॉस्ट आ रही है। फिर मैनेजमेंट उस कॉस्ट को अगर लगता है कि वो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है मार्केट में, हम वो प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं बेच सकते, तो फिर उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी कॉस्ट अकाउंटिंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्टली ऑन। अब जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है अकाउंटिंग का वो मोस्टली किस पर होता है बेस्ड, एक्रूअल सिस्टम, कैश सिस्टम, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है अकाउंटिंग का वो कैश सिस्टम पे बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज। अब जो एक्रूअल सिस्टम है अकाउंटिंग का उसको हम और किस नाम से जानते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव।
क्या हो जाएगा, इसको हम मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो हमारा क्लासिफाई किसमें किया जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस आप सबको पता होंगे, कौन कौन से नहीं पता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो में इनको भी डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस टिप पर याद होने चाहिए, साथ ही साथ कन्वेंशंस भी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉमन डिनोमिनेटर चूजन इन अकाउंटिंग इज। अब कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो अकाउंटिंग में चूज किया जाता है क्या, मॉनेटरी यूनिट, रेवेन्यू मैचिंग, मर्केंटाइल, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या है कॉमन डिनोमिनेटर? देखिए जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं उसमें मेन सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो ये सब तो बात की बात है कि हमें रेवेन्यू मैच करना है, मर्केंटाइल सिस्टम हो, ये अलग है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में रिप्रेजेंट होने चाहिए। हम कोई भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मॉनेटरी यूनिट वाला। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग का पर्पस ही यही है कि मॉनेटरी वाले ट्रांजेक्शन ही सिर्फ रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड इन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, ट्रिपल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? सी ऑप्शन हो जाएगा। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका डेबिट साइड भी होगा, क्रेडिट साइड भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द टोटल अमाउंट डेबिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड, बताइए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट, या फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सिंपल है ये भी, साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि अभी अभी हमने डिस्कस भी किया कि डेबिट इक्वल होना चाहिए टू क्रेडिट के, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटीज टू ओनर्स इज रेफर टू एज। अब जो लाइबिलिटीज हैं ओनर्स की वो किस क्या बताती हैं, इक्विटी, कैपिटल, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओनर्स की लाइबिलिटी है इक्विटी, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटीज यानी ओनर के लिए जो ओनर को मिलेगा, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ओनर रिसीव करेगा वो है कैपिटल। अब ओनर ने लगाया तो अब ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओनर को उसको वापस रिफंड करे जो भी अमाउंट उसने बिजनेस में लगाया, क्योंकि आपको पता है बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म मैचिंग मीन्स। मैचिंग का मतलब क्या होता है, appropriate associate of related revenues and expenses, appropriate association of related loss and gains, both A and B, या फिर none of the above, बताइए। मैचिंग का मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक है, यानी जितना रेवेन्यूज हो रहे हैं उतने ही एक्सपेंसेस हों। ठीक है, नेक्स्ट है विच कन्वेंशन इम्प्लाइज दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड रिमेन द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन है, देखो कन्वेंशंस यहाँ पर आ गए, जैसे डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म, ये सब हमारे कन्वेंशंस हैं।
तो ये रिमेन सेम रहेंगे ईयर टू ईयर। ये हमारा कौन सा कन्वेंशन बोलता है? ये कन्वेंशन हमारा बताया गया है कंसिस्टेंसी में, यानी कि जो भी हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, वो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डाउटफुल डेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच अकाउंटिंग कन्वेंशंस? बताइए। यानी कि हमारे जितने भी लॉस होंगे आगे, उनके लिए पहले से ही ये सोच के चलना, या फिर जितनी भी बैड डेट है हमें ये सोच के चलना कि इससे हमें लॉस होगा ही होगा, तो पहले से उस लॉस को बियर करने के लिए हम पहले से एक फंड बना के चलें। तो ये हमारा किस अकाउंटिंग कन्वेंशन में बताया गया है? ये बताया गया है हमारा अकाउंटिंग ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में। मतलब हम जितने भी बैड डेट है वो हम ये सोच के चलेंगे कि फ्यूचर में हमें इससे कुछ भी रिसीव नहीं होगा, और जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर इग्नोर किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्लोजर में देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। डिस्क्लोजर में होता है, वो डिस्क्लोजर कन्वेंशन हमारा ये बताता है कि जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हमें डिस्क्लोज करने हैं। फिर चाहे वो हमारे कंपनी की नेगेटिव परफॉर्मेंस बताएं या पॉजिटिव, वो अलग मैटर है, लेकिन हमें हर चीज डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी हमें हर जो भी हमारे ईयर है उसमें हमें सेम ही मेथड फॉलो करना है। ऐसा नहीं है हमने 6 महीने कोई और मेथड फॉलो किया, दूसरे 6 महीने या नेक्स्ट ईयर कुछ और बदल दिया। बहुत टाइम पीरियड बाद हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एवरी ईयर हम उसको चेंज करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें कंपैरिजन करने में और डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होगी। मटेरियलिटी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे वो मटेरियल बेसिस पर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। हर बार पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, प्लांट एंड मशीनरी की बात की गई है तो सी हो जाएगा, रियल अकाउंट। क्योंकि आपको पता है रियल अकाउंट हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है रियल टेंजिबल, एक होता है रियल इनटेंजिबल। और आपको पता है प्लांट और मशीनरी दोनों ही टेंजिबल नेचर के हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रियल टेंजिबल अकाउंट। ठीक है, अगर इसको डीप में पूछा जाए, यानी कि रियल अकाउंट ना देकर इन्होंने ये पूछ लिया रियल टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, तो वो ये आपको और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, इनकम साइड, क्रेडिट साइड या फिर नन ऑफ दीज? किसी भी अकाउंट का लेफ्ट साइड हमारा क्या कहलाएगा? क्या होगा आंसर? यस, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की तो वो हमारा डेबिट साइड कहलाता है, और अगर यहाँ पर राइट साइड पूछा जाता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पर। देखिए ये आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब यहाँ पर राइट साइड पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इफ यू परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट देन द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि अगर आपने माल कोई भी परचेज किया है राम से, वो भी क्रेडिट पर, तो वहां पर कौन से 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है? परचेज और गुड अकाउंट, राम का और सेल का अकाउंट, परचेज और राम अकाउंट या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए। एंट्री कर लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन से 2 अकाउंट ओपन हुए हैं। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब राम यहाँ पे क्रेडिट, आपने परचेज किया है तो राम कौन हो गया? आपके लिए लेनदार हो गया, क्रेडिटर हो गया, वो आपसे माल लेगा। और आपने परचेज किया है तो यहाँ पे परचेज अकाउंट हो गया ओपन, तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और अगर यहाँ पे बाई चांस आपसे ये पूछ लिया जाता है कि
आपने पहले परचेस किया था क्रेडिट पर राम से, अब आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो पहले वाली एंट्री में आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था राम, अब आप उसको पेमेंट करेंगे तो जो क्रेडिट किया था राम उसको आप डेबिट कर देंगे, और आपके पास से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है, दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। When a furniture is purchased for cash, furniture account is debited, credited, both A and B, या फिर none of these। अब यहाँ पे कैश में फर्नीचर परचेज किया है तो अच्छे से करिएगा आंसर। क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि देखिए फर्नीचर आपने परचेस किया है तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश गया है। ठीक है, और हमारे पास से जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और आया क्या है, हमारे पास फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग के इस यूनिट में सारे क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेंगे, अब आगे जो हम यूनिट डिस्कस करेंगे उसमें क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ यू पे सैलरी टू योर क्लर्क द अकाउंट्स इन्वॉल्व आर, यानी कि आपने अपने क्लर्क को सैलरी पे की तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, अकाउंट सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए। अगेन इसकी भी आप एंट्री करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से दो अकाउंट या एक अकाउंट, या इसमें जो ऑप्शंस में दिए हैं अकाउंट्स उनमें से कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, अब सैलरी आपने पेमेंट की, और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा खर्चा होता है वो डेबिट होता है। अब यहाँ पे खर्चे की बात करें तो क्या हो गया, सैलरी हो गई, और हमारे पास से गया क्या है, कैश गया है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। थेफ्ट बाय burglars इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस, असेट, लॉस, या फिर नन ऑफ दीज। चोरी हुई है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है, खर्चा है आपका, लॉस है, या फिर आपके लिए असेट है। बहुत ही सिंपल है, आपके पास से चोरी हुई है किसी भी माल की तो ये आपके लिए खर्चा कहाँ, आपके लिए तो एक तरह से लॉस है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आज के क्वेश्चन सारे सिंपल है ना, आपके पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए, आज के क्वेश्चन से एक भी खराब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक्वायरिंग ट्रेडमार्क इज एन एग्जाम्पल हो, यानी कि आपने किसी ट्रेडमार्क को एक्वायर किया, वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, असेट है, लॉस है, या फिर नन ऑफ दीज है। अगेन ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, देखिए आपने ट्रेडमार्क एक्वायर किया है यानी कि परचेज किया है, और उस ट्रेडमार्क को परचेज करने से क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आपका वो जो भी बिजनेस है वो आपके नाम पर है, कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सकता, तो ये आपके लिए एक तरह से क्या हो गया, बताइए। ये आपके लिए यहाँ पर कहलाएगा असेट, आपके लिए असेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, आपके लिए एक असेट है अब आपका ट्रेडमार्क, आपका प्रोडक्ट, अब जो भी प्रोडक्ट है या बिजनेस जो है उसको एक मार्क मिल गया है, अब आपका प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ गई है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेट ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड रूल्स, अकाउंट बुक्स, प्रोसीजर्स, लेजर। बहुत सिंपल है, जल्दी करिए आंसर। वो कहलाएगा हमारा लेजर, क्योंकि आपको पता है लेजर में हमारे बहुत सारी बुक्स ओपन की जाती हैं, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट, सबकी बुक्स अलग अलग प्रिपेयर की जाती है, यानी जो भी एंट्रीज आपने करी हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसमें जो भी अकाउंट ओपन हुए हैं सबकी सेपरेट बुक प्रिपेयर की जाती है लेजर के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ सेट ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट सॉरी डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ जर्नल एंड लेजर आर द इम्पोर्टेंट बुक्स यूज्ड अंडर।
जर्नल और लेजर जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो किस में यूज की जाती है? डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर आप सबको पता है कि जब भी हम जर्नल लेजर की बात करते हैं और हम ये भी बात करते हैं, आपने इसके प्रिंसिपल्स भी पढ़े होंगे कि हमारे यहाँ हमारे अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो इसके अंदर भी हम जो यूज करेंगे वो होगा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है जर्नल इज अ बुक ऑफ। अब जर्नल जो है वो हमारा किस तरह की बुक है? सेकेंडरी एंट्री, प्राइमरी एंट्री, बोथ ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ दिस? क्या होगा? देखिए जर्नल की बात करें तो जर्नल हमारे लिए क्या है? एक प्राइमरी एंट्री है, क्योंकि आप सबको पता है जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने ट्रांजेक्शन्स जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो होता है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल क्या है? प्राइमरी एंट्री है, उससे पहले एंट्री कहीं नहीं होती, सबसे पहले जर्नल में ही होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब कैश बुक जो है वो रिकॉर्ड करती है केवल एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, वो क्या है? क्रेडिट है, कैश है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कैश। क्योंकि देखिए कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप सबको पता है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमारा क्रेडिट बेसिस पर है तो जिससे रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन है वहाँ होगी। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट परचेज तो परचेज बुक में होगी, क्रेडिट सेल तो सेल में उसकी एंट्री होगी। इसीलिए यहाँ पर अगर हम कैश बुक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही हमारे कैश बुक में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेटी कैश बुक इज मेंटेन बाय सेपरेट पर्सन इज कॉल्ड। यानी कि जो पेटी कैश बुक है वो एक पर्सन द्वारा मेंटेन की जाती है, उस पर्सन को किस नाम से जाना जाता है? मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पेटी कैशियर या फिर नन ऑफ दीज? बहुत सिंपल है, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज जर्नल प्रॉपर, जर्नल अकाउंट्स, जर्नल लेजर या फिर जर्नल बुक? क्या हो जाएगा? ए, जर्नल प्रॉपर बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। बिल्स रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ। बिल्स रिसीवेबल हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? लेजर का, जर्नल का, बैलेंस शीट का या फिर नन ऑफ दीज? देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, लेजर, जर्नल, बैलेंस शीट या नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल रिसीवेबल हमारा इसमें से किसी का भी पार्ट नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किसका पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन, क्लरिकल एरर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। उसमें हम क्लरिकल एरर को चेक करते हैं। नेक्स्ट है। एन एंट्री ऑफ ₹320 हैज बीन डेबिटेड टू राजेश अकाउंट एज ₹230। इट इज एन एरर ऑफ। यानी कि 320 की एंट्री करनी थी, आपने उसकी जगह 230 की कर दी, तो ये किस तरह का एरर है? कमीशन का है, ओमिशन का है, प्रिंसिपल का है या फिर नन ऑफ दीज?
देखिए साफ है, यहाँ पर सिर्फ अमाउंट की एंट्री हुई है, यानी कि अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट हमारा अलग हो गया है। तो ये हमारे लिए किससे रिलेटेड है? कमीशन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक एंट्री है जो कि 500 रुपये हमारे रॉन्ग पोस्ट हो गए हैं वेजेस अकाउंट में। अब यहाँ पर अकाउंट की गलती है, यानी कि वेजेस में हमने कर दिए हैं इंस्टीड ऑफ मशीन, यानी कि मशीन में डालने थे वो वेजेस में चले गए हैं। अब यहाँ पर एज वेजेस आर टू बी कैपिटलाइज्ड इट इज एन एरर। अब ये किस तरह का एरर है? कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ दीज? यहाँ पे अमाउंट की गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे अकाउंट की गड़बड़ी हुई है। तो ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल, यानी कि हमने जो इसका प्रिंसिपल होता है एंट्री का उसको नेग्लेक्ट किया। अकाउंट हमारा गलत था, हमारा अमाउंट बिल्कुल सही था, तो ये प्रिंसिपल की गड़बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक ऐसा एक्सपेंस 200 रुपये का, हमने कार्टेज पे 200 रुपये का एक्सपेंस किया था न्यू मशीन को परचेज करने में, तो ये डेबिट कहाँ होगा? यहाँ पर है न्यू मशीन, याद रखिएगा। हर वर्ड को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। नई मशीन लिखा है, ओल्ड मशीन नहीं है। ये जाएगा मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, और अगर ओल्ड मशीन होता तो वो जाता है रिपेयर अकाउंट में। ठीक है, कार्टेज की जगह लेकिन ये हो सकता था उस ऑप्शन में कि हम उसको रिपेयर करवाया। ठीक है, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे याद रखिए, कोई भी नई मशीन के इंस्टॉलेशन में कार्टेज में कोई भी खर्चा होता है तो मशीनरी अकाउंट में ही जाता है सारा अमाउंट। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, यानी कि ऑफिस फर्नीचर को परचेज किया है आपने क्रेडिट पर, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये हो जाएगा हमारा जर्नल बुक में, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो जर्नल बुक में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा फर्नीचर में, क्योंकि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट है तो फर्नीचर में जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में फर्नीचर नहीं है, यहाँ पे जर्नल बुक दे रखा है और जर्नल बुक में तो एंट्री होगी ही होगी, इसलिए सबसे पहले वो जर्नल बुक में जाएगा। ठीक है, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर, अब हमारे जितने भी लॉस और एक्सपेंस होते हैं वो क्या किए जाते हैं? डेबिट, क्रेडिट, बोथ एंड पे, या फिर नन ऑफ द अबव? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करिए। क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? देखिए मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की भी वीडियो डिस्कस की थी। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपको पता चल गया होगा कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो उसके बेसिस पर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं कि जितने भी हमारे लॉस और एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए जितने भी लॉस और एक्सपेंस होते हैं वो हमारे डेबिट किए जाते हैं, और जितने भी प्रॉफिट्स गेन्स होते हैं वो हमारे, या इनकम की बात करें, वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच आइटम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? बताइए, इसमें से कौन सा आइटम है जो डेबिट साइड शो किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के? देखिए डेबिट साइड की बात करें ट्रायल बैलेंस की, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? असेट है, जबकि परचेस रिटर्न और रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी है हमारे लिए। इसलिए यहाँ पर हम बात करें तो सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट है, अ कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन, यानी कि एक कस्टमर का चेक है जो कि डिसऑनर हुआ है, इज रिकॉर्डेड इन कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, या फिर जर्नल में? देखिए जब हमने चेक दिया था तो हमने क्या एंट्री करी होगी? जब हम चेक देते हैं तो यानी कि हमारा इतना अमाउंट कैश का कम हो गया। अब यानी कि वो डिसऑनर हो गया है तो यानी कि वो कम नहीं हुआ है उतना अमाउंट हमारा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? हम जो कैश में इसकी एंट्री थी पहले वाली, अब हम इसको दोबारा से करेंगे, लेकिन रिवर्स में करेंगे। इसलिए कैश बुक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा तो जो हमने चेक दिया था वो तो हमारा वापस हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। रिटर्न्स इनवर्ड फ्रॉम रहीम इज एंटर्ड इन,
अब जो रहीम से रिटर्न इनवर्ड हुआ है वो हमारा एंटर होगा कहाँ पे, सेल्स रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न में, जर्नल में, या फिर नन ऑफ दीज। रहीम से वापस आया तो क्या चीज वापस आएगी, जो हमने सेल करी होगी, तो सेल्स रिटर्न हो गया, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, अब जो कैश सेल है वो रिकॉर्ड की जाएगी सेल्स बुक में, कैश बुक में, जर्नल बुक में, या फिर नन ऑफ दीज में, बताइए। देखिए कैश सेल की बात की जा रही है तो सिंपल है, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न गुड्स टू बजाज एंड कंपनी इज रिकॉर्डेड इन, यानी कि बजाज एंड कंपनी को आपने माल वापस कर दिया, ये कहाँ किया जाएगा, यानी कि आपने कौन सा माल वापस किया होगा। परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होगी, जर्नल में होगी, सेल्स रिटर्न बुक, या फिर नन ऑफ दिस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस एक छोटा सा यहाँ पर बेसिक रूल है, वो आपको बस माइंड में लेना है और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस छोटी सी चीज है, उसके बेसिस पर ही आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत इजी हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। देखिए आप किसी को भी माल वापस कब करेंगे, जो आपने उससे खरीदा होगा तभी आप उसको वापस करेंगे, उसमें कुछ डैमेज है, कोई भी डिफेक्टिव पीस है तो आप उसको वापस करेंगे, यानी कि परचेज रिटर्न करेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका रिकॉर्ड परचेज रिटर्न बुक में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेल्स ऑन अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन, किस में रिकॉर्ड होगी सेल ऑन अकाउंट, सेल्स बुक में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मशीनरी परचेज्ड ऑन अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन, यानी कि मशीनरी परचेज किया, इसका रिकॉर्ड कहाँ होगा, परचेज बुक में, कैश बुक में, जर्नल में, या फिर नन ऑफ दी अबव में। देखिए यहाँ पे परचेज आपने क्या किया, मशीन साफ इंडिकेट कर रहा है मशीन परचेज किया है, यानी कि मशीन ने अकाउंट तो यहाँ दिया नहीं है और इसकी एक जर्नल एंट्री तो होनी ही होनी है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इसकी जगह अगर हमारी मशीन ने अकाउंट भी दिया होता तो आंसर आपका होता मशीन ने अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अ बिजनेस नेट असेट ऑन 1 January आर ₹6,000 एंड ऑन 31 January ₹7,500, if withdrawals by owner during January are ₹1,000, the net income for January is, बताइए। ऑप्शन है हमारे ₹1,500, ₹2,500, ₹5,000, सॉरी 500, और नन ऑफ दीज, बताइए। आपको नेट इनकम बतानी है यहाँ पर। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए सॉल्व करें हम। देखिए पहले सबसे पहले देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 31 जनवरी को आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 7,500। ठीक है, और यहाँ पर आपको ओपनिंग असेट कितनी दे रखी है, 6,000 की आपकी असेट है स्टार्टिंग ईयर में, और उसके बाद आपकी क्या हुई है, नेट इनकम या फिर विड्रॉल भी बोल सकते हैं, ये आपका हुआ है 1,000 रुपए का। ठीक है, तो असेट पहले आपकी 6,000 की थी, 1,000 का विड्रॉल हो गया, यानी कि आपके पास अब टोटल 5,000 की असेट बची, और पहले आपके पास कितनी थी, 7,500 का क्लोजिंग असेट थी, तो 7,500 की पहले थी, 5,000 का अब है, तो इसको इससे माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 2,500 बचा,
यानी कि आपके पास जो नेट इनकम हुई है पूरे साल की वो 2500 हुई है, क्योंकि पहले 7500 थी। ठीक है, वो लास्ट में आपकी 7500 बता रहा है, लेकिन असेट तो आपके पास सिर्फ 5000 की थी, यानी कि मिड में 2500 आपने अर्न किए हैं मिड ईयर में, इसलिए 2500 आपकी क्या हो जाएगी, नेट इनकम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। देखिए, नेट असेट बिजनेस की 1 जनवरी को आपकी कितनी है? 1 जनवरी और 31 जनवरी को 24,000 और 25,500 है। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें ओनर के द्वारा तो आपकी की गई है जनवरी में 1,000 रुपए की। अब आपको नेट इनकम बतानी है जनवरी की। यहाँ पर पहले आप ट्राई करिए, आंसर निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, पहले आप कोशिश करिए। जनवरी की निकाल के देनी है आपको नेट इनकम। क्या होगी आपकी जनवरी की? देखिए, सॉल्व करते हैं, फिर आप दोबारा से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो फिर आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी, तो आप वापस कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिए सबसे पहले लीजिए लास्ट की क्लोजिंग असेट आपके पास, यानी कि एंड ईयर में आपके पास कितनी है असेट? 25,500। ठीक है, उसके बाद आपकी ओपनिंग असेट कितनी बता रहा है? 24,000 की। ठीक है, अब 24,000 की है, इसके बाद एडिशनल आपने इन्वेस्टमेंट 1,000 का कर दिया, तो ये कितना हो गया एडिशनल इन्वेस्टमेंट? टोटल आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25,000। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका? 25,000 का है टोटल। ठीक है, और अब लेकिन ये लास्ट में तो 25,500 दिखा रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें 25,000 को आप माइनस कर दीजिए, यानी कि नेट इनकम आपकी कितनी हुई है? 500 की हुई है, क्योंकि आपके पास 25,000 तो हैं, लेकिन लास्ट में 500 और एक्स्ट्रा दिखा रहा है, यानी कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या शो कर रहा है आपका? आपकी जनवरी की इनकम शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं क्वेश्चन, और वैसे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर आए तो, क्योंकि ऐसा पैटर्न रहता है एग्जाम में कि एक बार वो बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं देते, एक बार बहुत सारे दे देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को लगता है यार पिछली बार नहीं आए थे तो इस बार भी नहीं आएंगे। तो आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ में थ्योरी की भी, लेकिन थ्योरी की ज्यादा कीजिएगा, थ्योरी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इन अकाउंटिंग सोर्सेज आर डैश इक्वल टू देयर यूजेस। सोर्सेज इक्वल होते हैं यूसेस के, ओकेजनली, नेवर, नॉट ऑलवेज या ऑलवेज। देखिए सिंपल है, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जो भी हमारे सोर्सेज हैं वो हमारे यूसेस के इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर हमें जो उनका बैलेंस है वो मैच करना होता है। नेक्स्ट है इन अकाउंटिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन कैसी होगी? रिमेन्स अनअफेक्टेड, डिस्टर्ब, ऑल्टर्स, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? देखिए ए हो जाएगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड। अब ये क्यों होगी? देखिए समझिए, आपने अगर असेट परचेस की है, ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं कैपिटल कम हुई होगी, या फिर कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी बढ़ी होगी। ठीक है, या फिर आपने कोई लायबिलिटी पे की है, तो कहीं ना कहीं आपकी असेट कम हुई होगी, आपने कैश पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो आपका कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो दोनों साइड अफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे रिमेन्स अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, अब आपको बताना है बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो किस तरह के नेचर का अकाउंट है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट।
देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ये कौन सा हो गया हमारा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट की शॉर्ट आपके साथ डिस्कस की हुई है, प्लीज एक बार जाके चैनल पे जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे टोटल सारे अकाउंट्स। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द बेसिक प्रिंसिपल दैट इज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड अप्लाइज टू, यानी कि आपको बताना है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डेबिट हो रहे हैं और जितने भी इनकम्स हैं वो हमारी क्रेडिट हो रही हैं, ये हमारे कौन से अकाउंट पे अप्लाई करती है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। देखिए ये बेसिक प्रिंसिपल जो है जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, आज मैं डिस्कस करूंगी, तो प्लीज आज की क्लास जरूर देख लीजिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, वो शॉर्ट्स आपने देखे होंगे, आजकल शॉर्ट्स चल रहे हैं, तो उसमें मैं डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी लंबी चौड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें मैं उसमें डिस्कस कर दूंगी आपसे, तो देख लीजिएगा जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगी, आप उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग के लिए, बेसिक रूल्स, ठीक है। तो बताइए ऑल एक्सपेंसेस ये हमारा किसका हो जाएगा, यस नॉमिनल का, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस और हमारे बात करें लॉस की बात करें, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, असेट्स और लाइबिलिटीज से, एक्सपेंस लॉस एंड इनकम से, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स से, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स से, बताइए। बताइए, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दूं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको बताना है, ठीक है। नहीं तो मैं आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, वहां पर आप देख लीजिएगा, लेकिन पहले आप कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ठीक है। मेसर्स हरी एंड सन्स अकाउंट्स इज रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट, द पर्सनल अकाउंट, द फर्म्स अकाउंट, द रियल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है ये। देखिए यहाँ पर हम एक कंपनी के नेम की बात कर रहे हैं, तो इसका जो अकाउंट होगा वो पर्सनल होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो ये हमारे लिए कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉमिनल अकाउंट, अब इसमें से कौन सा हमारा नॉमिनल अकाउंट है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या रेंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, लॉट्स एक्सपेंस, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, जबकि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब क्या है, हमारे रियल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं, रियल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स इज अ कैपिटल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया गया है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। ना ये फिक्स्ड में आता है क्योंकि हमेशा नहीं दिया जाता, ना ही डायरेक्ट है और ना ही कैपिटल नेचर का है, तो ये होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी में कौन से आइटम इंक्लूड किए जाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन प्रोविजन या फिर डिक्लेयर्ड डिविडेंड, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ये हमारा ओनर्स इक्विटी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज एंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड, अब इसमें से कौन एंटाइटल होगा डिविडेंड को रिसीव करने के लिए, पार्टनर, डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर्स या फिर पॉलिसी होल्डर्स। डिविडेंड हम किसको देते हैं, डिवेंचर दिए वो डिविडेंड दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं।
और किसी भी तरह का डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको कोई छोटे टर्म्स समझ में नहीं आते वो भी आप बता दीजिएगा कि ये टर्म हमें क्लियर नहीं हो रहा है या फिर ये चीज़ हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।